at times fathers are very conscious of expressing their emotions in front of children. तो एक फादर का रोल सबसे बड़ा पहले 5 साल में है बच्चे को एक प्रॉपर एक्सपीरियंस देना, माहौल देना। मुझे लगता है कि लोगों को ना गलत फहमी हो रही है कि पेरेंटिंग के लिए ना स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। तू कर, मैं देखता हूँ। अगर ये किसी डैड का एटीट्यूड है तो बच्चा उसके साथ 100% एक अलग ऑरा के साथ खेलेगा। हर स्टोरी में एक कैरेक्टर ऐसा ज़रूर होता है जिसका रोल इम्पोर्टेंट तो होता है लेकिन अक्सर साइडलाइन हो जाता है, और पेरेंटिंग की जर्नी में ये रोल अक्सर फादर या डैड का होता है। प्रेगनेंसी, रिकवरी, चाइल्ड केयर रूटीन्स, नेचुरली मदर्स टेक सेंटर स्टेज, होना भी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में we often miss talking about the role fathers play. There was a time when fathers were primarily breadwinners, जिनसे बच्चे डरते थे. But things are changing. Fathers are showing up differently. They are diaper changers, homework helpers, play partners, at times full-time entertainers. In fact, as per research, जब भी fathers actively involved होते हैं parenting में, it has a strong positive impact on a child's social and emotional development. So today, we will explore parenting through a dad's lens. In fact, our guest today is a dad who is an example for so many other dads. Please welcome Rohin, very fondly known as Dadosaurus, and the creator behind a very popular Instagram page, Activities for Toddler. थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे। Thank you for coming, Rohin. So looking forward to having a conversation with you. Okay, tell me 10 specific memories you have with your father and mother. Childhood memories भी हैं काफ़ी. Specific conversations, 10. Specific conversations with mama और पापा when I was in nursery. सबसे ज़्यादा होता है obviously you look forward to your parents the most. तो हाँ, उनके childhood के बारे में कि जब आप नर्सरी में थे तो आपकी क्या हुआ था? आपके साथ क्या हुआ था? मम्मा पापा के साथ ये तो सब बताते हैं ना, ये तो बहुत कॉमन आंसर्स हैं। लेकिन क्या हुआ था, क्या या कुछ याद है? नहीं, वही मम्मा पापा के। हाँ, हम भी जाते थे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपके पेरेंट्स का नेचर कैसा रहा है आपके साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका क्या जवाब होगा? हाँ, मैं बता सकती हूँ। माई डैड इज़ द मोस्ट पेशेंट पर्सन आई नो. ठीक है. सो ही इज़ वेरी पेशेंट, वेरी रिलीजियस, वेरी वेरी केयरिंग, फादर ऑफ 2 daughters, सो पेशेंस तो आ ही जाता है और वो केयर भी आ जाती है. मदर ऑन द अदर एक्सट्रीम, उन्होंने ही डांटा है, मारा है, सब कुछ किया है. सो यू रिमेंबर नॉट स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बट यू रिमेंबर एक्सपीरियंसेस, राइट? आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम में क्या वायरिंग हो रखी है? एक्सपीरियंसेस जो आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से लेकर अब तक दिए हैं, राइट? आपका बच्चा भी कुछ याद नहीं रखेगा 20 साल बाद, ठीक है? वो केवल एक ही चीज़ याद रखेगा कि मेरे माता पिता ने बचपन से लेकर जब मैं पैदा हुआ था फर्स्ट डे से कल तक मुझे क्या एक्सपीरियंस करवाया है, धीरे धीरे करके। बच्चा वो एक्सपीरियंस कैसे करता है? आपकी फ्रीक्वेंसी से, आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से, आपके देखने के तरीके से, आपके आँखों से आँखें मिलाने के बाद जब वो क्या फील करता है, ठीक है? तो इंसान को, बेबी को बड़े होके मेमोरीज याद लिमिटेड रहती हैं, लेकिन क्या याद रहता है? एक्सपीरियंसेस, ठीक है? तो एक फादर का रोल सबसे बड़ा पहले 5 साल में है बच्चे को एक प्रॉपर एक्सपीरियंस देना, माहौल देना, ठीक है? अब वो एक्सपीरियंस कैसे बनता है? जब मैं अपने खुद की नेचर को चेंज करता हूँ, ठीक है? माई पर्सनल कैरेक्टर, माई नेचर प्लस माई वाइफ्स नेचर प्लस द एनवायरमेंट इज इक्वल टू योर किड्स नेचर, ठीक है? ये फॉर्मूला एक तरीके से कि आगे जाके उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो टेंट्रम कितने झेल पाएगा, इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेगा, इज इक्वल टू आपका नेचर, मेरा आपके हस्बैंड का नेचर प्लस आपका एनवायरनमेंट, ठीक है?
तो ये पहले 5 साल एक पिता को, एक माता को मिलके खड़ा करना होता है बच्चे के लिए। अब ये कैसे होगा? जब आप अपने हस्बैंड की गलतियों को माफ़ करोगे बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करोगे, है ना? आपके हस्बैंड आपको नज़रअंदाज करेंगे छोटी छोटी गलतियों को, है ना? एक दूसरे के रिलेशनशिप पे काम करेंगे। तो एक फादर का रोल इस तरीके से छोटे छोटे रास्ते में जो कंकड़ है ना, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भूलना, एक्सेप्ट करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ बच्चा रोज़ देखता है मेरे पिता को मम्मी से ढंग से बात कर रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं कभी कभी आके, है ना? गलतियाँ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं कुछ ना कुछ। वही चीज़ें धीरे 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 करके आपके बच्चे के अंदर आएंगी पहले 5 साल। आपका बच्चा कैसा सोचेगा वो सब डिपेंड करेगा उसको क्या एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसके एनवायरनमेंट के थ्रू। तो पहले 5 साल एक हस्बैंड का रोल, एक वाइफ का रोल, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि फादर का रोल इस कॉन्टेक्स्ट में आज के ज़माने में है क्या। हम काफ़ी बार डिस्कस तो करते हैं कि हाँ, मदर्स का कोर फोकस और कोर रोल होता है इन द इंटायर जर्नी ऑफ पेरेंटिंग, एंड वो नेचुरली काफ़ी वेज में समझ भी आता है और वो आ जाता है। बट वेरी क्लियरली फादर्स हैव अ रोल टू प्ले, एंड इसी के चलते आपने मेरी चाइल्डहुड मेमोरी के साथ स्टार्ट किया और बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया कि आज के टाइम में फादर्स का क्या रोल है, पर्टिकुलरली टिल द एज ऑफ 5। Yes. हमने काफ़ी बार एक टर्म सुना है, इन्वॉल्व्ड फादर। सो व्हाट डज एन इन्वॉल्व्ड फादर मीन? ओके, एक इन्वॉल्व फादर मेरे नज़र में वो है जो इसके घर में आने के बाद एक मदर उसको एज अ लाइबिलिटी नहीं देखती कि एज एन एसेट देखती है। ठीक है, अब ये घर में आए हैं तो मेरा बोझ थोड़ा सा हल्का होगा। वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एग्जैक्टली, ना कि मेरे घर में एक और बच्चा आ गया है, मेरे को उसको भी संभालना है। ठीक है, तो उसको एज अ एसेट देखे, ना कि लाइबिलिटी देखे, सबसे पहली बात तो। ओके। दूसरा, इन्वॉल्व फादर वो है जो बच्चे के साथ एक्टिव है। ऑफिस से आया है, थकान दूर करके, भुला के, बच्चे ने अगर बोला है कि मुझे ये काम करना है तो उसको प्रॉपर तरीके से उसमें बैठे और उसको वो करने दे। वो पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के फ़ोन चला रहा है पिता और बच्चा नीचे बैठ के पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। नहीं, कहने को वो भी इन्वॉल्व फादर है, संभाल तो रहा हूँ बच्चे को ना, लेकिन वैसे नहीं, साथ में बैठ के उसके साथ इन्वॉल्व हो। दूसरा ये है कि सपोज करो मेरी वाइफ को बच्चे को होमवर्क कराना था। ठीक है, उसके पास घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किचन भी संभालना है। हाँ। ठीक है, तो आई कैन से कि तू होमवर्क संभाल, तू होमवर्क करा, ठीक है, मैं किचन में देख लूँगा। तो घर पे आके अगर हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले थोड़ी बहुत, बच्चे को एंगेज रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले थोड़ी बहुत, तो मेरी टर्म्स में वो एक इन्वॉल्व फादर है। सो अगर मुझे कोई साइंस देखने हैं जिनसे मैं कह सकूं कि ओके दिस फादर इज़ एन इन्वॉल्व्ड फादर, तो वो क्या साइंस हैं जिनसे बहुत क्लियरली पता चल जाता है फादर पूरी जर्नी ऑफ पेरेंटिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है? ओके, एक फादर, एक नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडियन फादर की ना फेवरेट लाइन होती है, इसको प्लीज़ देख ले यार। हाँ। ठीक है, ही हैज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ सेइंग इसको प्लीज़ देख ले, संभाल ले। ठीक है, यू वोंट सी एन इन्वॉल्व फादर सेइंग दिस। ये नहीं है कि अगर बच्चा ज़मीन पे बैठ के रो रहा है, टैंट्रम दिखा रहा है, ठीक है, एंड ही वोंट पुट हिज हैंड्स ऑन दिस ईयर एंड से इसको देख ले, ऐसा नहीं होगा कि मम्मी आएंगी और संभालेगी, बच्चा चुप हो जाएगा, बच्चा तब भी चुप नहीं होगा। ठीक है, एक इन्वॉल्व फादर बच्चे के रोने को एज एन अपॉर्चुनिटी देखेगा कि मैं इसको कैसे रेगुलेट करना सिखाऊं इस इमोशन को, रैदर देन डिस्ट्रैक्टिंग द बेबी, नेग्लेक्टिंग द बेबी, इस तरीके से। So basically an involved father knows how to engage the child, how to manage the child when the child is going through different kinds of emotional experiences as well. चाहे एंगेज करना ना आता हो, लेकिन अपने बच्चे को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखेगा, आउट ऑफ लव देखेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एक बेबी है, एक पिता उसको पार्क लेके जाता है। ठीक है,
मैं पहले बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल फादर की, ठीक है। वो बच्चा पार्क जाएगा, पार्क में झूलेगा, भागेगा भी, है ना, रिस्की गेम्स भी खेलेगा, एंड द फादर विल कंटिन्यूसली से घर चलते हैं, ठीक है, मैं थक गया हूँ, मैं ऑफिस से आया हूँ, इस तरीके से, ठीक है। एक दूसरा फादर है, वो देखेगा कि हाँ मेरे बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना सीख रहा है, स्लाइड से उतरना सीख रहा है, किसी ने उसको पुश कर दिया तो उसका जवाब देना सीख रहा है, ठीक है, रो भी रहा है, स्ट्रगल करना सीख रहा है, कुछ रिस्की गेम्स भी खेलना सीख रहा है, ठीक है। तो वो बच्चे को आउट ऑफ लव लेके जा रहा है पार्क, ठीक है। दोनों ही सिचुएशंस में ट्रेडिशनल फादर भी और इन्वॉल्व फादर भी अपने बच्चे को पार्क लेके जा रहे हैं, लेकिन पहले वाला लेके जा रहा है आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दूसरे वाला लेके जा रहा है आउट ऑफ एक्ट ऑफ लव। तो किसके बच्चे के दिमाग पे बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा? दोनों ही सिचुएशंस में काम सेम हो रहे हैं, लेकिन पहले वाले का आउटकम अलग होगा, दूसरे वाले का आउटकम एकदम अलग होगा। सो क्या इम्पैक्ट होता है बच्चे पर, उसके इमोशनल एक्सपीरियंस पर, उसके सोशल डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब एक फादर एक्चुअली इन्वॉल्व है? जब एक फादर एक्चुअली इन्वॉल्व है, आप देखोगे कि बच्चे की सेटिंग पावर बढ़ जाती है। आप पता है कि नर्सरी के ऊपर नर्सरी आते ही ना आपके बच्चे पे बोझ पड़ जाएगा कि ये बैठता नहीं है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, ठीक है। अगर एक इन्वॉल्व फादर घर पे आके बच्चे को एंगेज करके रखता है ना, उसकी देर तक बैठने की शक्ति बढ़ जाती है, उसका जो इम्पल्सिव नेचर है, चीज़ों को तोड़ना, मरोड़ना, फेंकना, ये करना, वो भी आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है, ठीक है। उसकी इमोशनल एजिलिटी, स्ट्रगल हम सबकी लाइफ का पार्ट है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल करते वक्त कैसे उसको फेस करना है वो बढ़ जाता है। उसका इमोशंस को रेगुलेट करने की पावर बढ़ जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कल मेरी गुड़िया ने मेरे को बोला कि मैं आपके थप्पड़ लगा दूंगी, ओके, ठीक है। फिर मैंने बोला चल ठीक है, थप्पड़ लगाएगी तो मेरे को दर्द होगा, ठीक है, दर्द के लिए आप क्या डेंटिस्ट बनोगे? एंड देन शी गॉट हर कोट, लैब कोट, और वो बॉक्स, ठीक है, उसको खोला, डेंटिस्ट बनी, मेरा मुंह ओपन किया, चेक किया, ठीक है। तो ये कॉन्वर्जेशन कहाँ जा रही थी? मार पिटाई की तरफ। एक रेगुलर फादर बोलता मारेगी कैसे, मारते नहीं हैं, मारते नहीं हैं इज़ अ वेरी नॉर्मल आंसर, हर कोई जो हर कोई देता है, ठीक है। लेकिन एक अगेन ये कॉन्वर्जेशन को अगर मैं घुमा के बच्चे की क्रिएटिविटी की तरफ ले चलूँ, उसको उसके इमोशन को स्टेबलाइज करने की तरफ ले चलूँ, तो यहाँ फ़र्क पड़ जाता है बच्चे के ऊपर। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इट एक्चुअली मूव टुवर्ड्स प्रिटेंड प्ले। यस, मैं उस ही खतरनाक इमोशन को, मैं आपको मारूंगा को लेके, अगर मैं बोलूँ कि उसने मेरा ओपन चेक, मुंह चेक किया, टॉर्च मारी, ठीक है, आपके दांत में प्लाक लगा हुआ है, मेरे ख्याल से प्लाक की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या हुआ? वोकैबुलरी डेवलप हुई, ठीक है, प्रिटेंड प्ले की वो डेवलप हुआ, क्रिएटिविटी डेवलप हुई। एक रेगुलर फादर क्या करता? मारते नहीं है, मार के दिखा, ये चीज़। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटिफुली पुट एक्चुअली। सो क्लियरली बच्चे पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है। आपके हिसाब से एक घर के वातावरण में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाउ डज इट शिफ्ट अ हाउस होल्ड्स डायनामिक्स? वाइफ बोलती है कि आप बच्चे को काम को टाइम देते हो, मेरे को टाइम नहीं देते अब। ओके। मैं मजाक की सेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन अगेन हाँ, यू कैन नेवर रेज अ मेंटली हेल्दी चाइल्ड विद अ अपसेट मॉम। ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मॉम की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो बच्चे को कभी भी अगेन प्यार से नहीं देखेगी, सेम खाना खिलाएगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह खाना खिलाएगी, प्यार से खाना नहीं खिलाएगी। एवरी एक्ट ऑफ लव विल गिव योर बेबी 100 times मेंटल बूस्ट, ठीक है। अगेन ओवरऑल देखोगे तो काम वही हो रहा है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है, लेकिन एक खिला रही है आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आउट ऑफ लव। अगर हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है, हमेशा माँ अपने बच्चे को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगी, और जब जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखेगी, वो हमेशा इरिटेटेड रहेगी, एंग्री रहेगी, और हो सकता है अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे भी कभी कभी निकाल दे। ये फ़र्क पड़ता है। सो क्लियरली काम दोनों केसेस में हो रहे हैं। एग्जैक्टली। एक में रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हो रहा है, एक में इट्स मोर आउट ऑफ लव, एंड द इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ऑन अ चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली। अंडरस्टूड। सो रोहन, बहुत क्लियर है, एंड आई थिंक
while you've put it out very very beautifully, ये सब फादर्स समझते भी है दैट उनका रोल इन पेरेंटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द फादर्स वुड अग्री विद दैट. बट वेयर डू यू थिंक दैट फादर्स एक्चुअली फॉल शॉर्ट इन प्लेइंग देयर पार्ट? ऐसा क्यों होता है दैट जनरली मदर जो है वो एक डिफ़ॉल्ट पेरेंट बन के रह जाती है? क्योंकि फादर्स समझते हैं, बट वाई डज इट हैपन दैट दिस पैटर्न डिवेलप्स? एज इन कि मदर्स ही बच्चे को संभाल रही हैं, हाँ. फादर्स इन्वॉल्व कम हो पा रहे हैं. वो जानते हैं कि अगर मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो मेरे बच्चे पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी गृहस्थी भी बहुत अच्छी चलेगी, एंड ओवरऑल इट विल बी अ हैप्पी फैमिली. बट व्हाई डज इट हैपन दैट वो हो नहीं पाता? हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि मैं आपको आपका नेचर चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता. एक पेरेंट बनने के बाद अगर मैंने अपना नेचर चेंज नहीं किया, ठीक है, खुद को काम डाउन नहीं किया, खुद को थोड़ा कम इरिटेटेड नहीं वो किया, चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया, माफ़ नहीं किया, तो उसका असर बच्चे पे आता है. और किसी का भी नेचर बदलना बहुत ही मुश्किल काम होता है. ठीक है, पहली बात ये. दूसरी बात ये, 10,000 साल पहले से हम अल्फ़ा मेल बोलते आए हैं अपने आप को. देखा जाए तो हम हंट करते हैं, वाइफ घर पे चीज़ों को हैंडल करती है, यही सिस्टम रहा है ना. तो अब वो चीज़ें बदल रही हैं, दोनों ब्रेड विनर्स हैं, दोनों अल्फ़ा मेल हैं, अल्फ़ा फीमेल हैं. ठीक है, तो वो फ़र्क आ रहा है यहाँ पे कि एक नेचुरल पैटर्न है कि वाइफ ही बच्चे को संभालेगी और मैं ब्रेड विनर रहूँगा. तो एक ये आता है कि हाँ, एक कॉन्शियसली रहता है कि यार तू ही संभालेगी, और एक ये कि खुद को मैं चेंज अपने नेचर को अपने नेचर में बदलाव लेकर नहीं आ पा रहा हूँ. ये चीज़. सो एक केस है जिसमें वो नेचर में बदलाव नहीं ला पा रहे, बट एक दूसरा ये भी केस है विच आई एम श्योर इज़ ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ फादर्स आउट देयर एज वेल, दैट दे हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बीइंग प्रेजेंट फॉर द चाइल्ड एंड बीइंग अ प्रोवाइडर. तो इसमें ये कांस्टेंट एक बैटल होती है कि हाँ, मुझे फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, एंड ऑफ कोर्स women are also providing, but अगर हम majority cases में बात करें जिसमें predominant responsibility of providing for the family still falls on the father, तो वो एक responsibility वो लेके बैठे हैं, and at the same time they want to be there for the child as well. तो ये एक constant battle है. How do you think that actually plays out? वो कैसे उसको नेविगेट करते हैं? क्या वो गिल्टी फेज रहता है? हाउ डज इट गो अबाउट? पता है क्या, मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा गलत फहमी हो रही है कि पेरेंटिंग के लिए ना स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा. ऑफिस से आऊँगा, मैं 2 घंटे डेडिकेट करूँगा बच्चे को, वेकेशन पे लेके जाऊँगा तो मैं ऐसा कुछ करूँगा. लोगों को लगता है मैं कोई पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, लेकिन वी ऑलवेज फॉरगेट पेरेंटिंग मोमेंट बाय मोमेंट होती है. अब मैं आपको बोलता हूँ, सपोज करो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ नंबर्स, काउंटिंग. ठीक है, मैं आपको 3 बच्चे हो, ठीक है, पिक 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, आई विल पिक पर्पल. 2 हो गए आपके पास, चेक काउंट करो. 1. ओके, 2 हो गए आपके पास. ओके, पिक 1. कितने आपके पास? 3. ठीक है, 2 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है. हाँ, गिव मी 1. कितने आपको चाहिए थे? 2 चाहिए थे ना. अब कितने हैं? 2 हो गए. इसको करने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स. मुझे कोई बहुत निकालना पड़ा कि बच्चे को नंबर सिखाने के लिए या कुछ भी सिखाने के लिए? तो क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्पेशल टाइम निकालूंगा? मेरे सर पे कोई बहुत बड़ा बोझ है कि इसको मुझे देखना है? भाई तेरा बच्चा है, वो तेरी प्यार से पैदा किया है तुमने बहुत, है ना. उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत देखो, उसको एज अ अपना एसेट देखो. ठीक है. अब ये गेम खेलने में मुझे केवल 5 सेकंड लगे, मुझे प्रिटेंड प्ले में बच्चा टीचर बना हुआ है, मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा अगर, ठीक है, कुछ स्क्रिबल कर लूँगा साथ में, कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड. ये केवल और केवल वही बोलते हैं, मुझे लगता है, जिनमें आलस है. ठीक है, जो हमेशा ये देखते हैं कि वाइफ ही संभालेगी, मैं थका हुआ हूँ, आलस है, ये केवल वही जवाब देते हैं. लेकिन जिनको करना होता है ना, वो मोमेंट बाय मोमेंट पेरेंटिंग करते हैं. I think it makes sense. So basically what you're saying is don't treat it as a task, कि बहुत बड़ा टास्क लेके मत समझो. हाँ, और उसके साथ just go along. तो चलो दूसरी बात, एक गेम और खेलते हैं. ठीक है,
अम, आप बेबी हो, मैं आपका फादर हूँ, ओके, ठीक है। सामने ना बाहर ठंड हो रही है, डॉग ने ना कपड़े नहीं पहन रखे हैं, हमें क्या करना चाहिए? पहनाए आते हैं कपड़े। पहना आते हाँ, हैं, कहाँ से लेकर आए? घर पे कोई रखे होंगे पुराने कपड़े, वो ले पुराने लेते कपड़े हैं। रखे होंगे। पुराने कपड़े हमें किसी को देने चाहिए? हाँ, अगर अच्छा, अगर वो वॉश्ड है प्रॉपरली तो दे सकते हैं। कौन से कपड़े देने चाहिए? कौन से कलर का आपको देना चाहिए? कोई भी कलर। कोई भी कलर हाँ। चलेगा? अपनी अलमारी से ब्लू कलर लेकर आओ, चलो। हम्म, कितना टाइम लगा ये कॉन्वर्जेशन में? 10 सेकेंड्स। पेरेंटिंग हैपन्स इन मोमेंट्स वाया कॉन्वर्जेशंस। ये या। एक्टिविटीज सब बेकार हैं अगर मैं कॉन्वर्जेशंस नहीं कर रहा हूँ बच्चे के साथ में प्रॉपर, ठीक है। बच्चे ने कुछ बोला, बच्चे ने बोला कि मेरे को ना रेड हॉर्स पे बैठना है। कल हम कहीं जा रहे थे रोड से, उसने हॉर्स देखा, सफ़ेद हॉर्स जा रहा था। शी सेड मुझे रेड हॉर्स पे बैठना है। मैंने कहा बेटा रेड हॉर्स तो होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे रेड पे ही बैठना है। तो एक काम करें, हम कोई वाइट हॉर्स पकड़ते हैं, उसको हम रेड पेंट कर देंगे, लेकिन ना रेड पेंट करूँगा वो सूख जाएगा और फिर उसको दर्द होगा, ठीक है। क्या हमें किसी को दर्द पहुंचा के उस बैठना चाहिए? क्या ऐसे रेड पेंट करना चाहिए? कहती नहीं। अच्छा, कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं हॉर्स के अंदर? आई सेड वाइट अवेलेबल है, ब्लैक अवेलेबल है, ब्राउन अवेलेबल है, तो मैं ब्राउन पे बैठ जाऊंगी। ये कॉन्वर्जेशन में कितना टाइम लगता है इस टाइप की कॉन्वर्जेशन में? या। अगेन मोमेंट बाय मोमेंट, कॉन्वर्जेशन बाय कॉन्वर्जेशन चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। बच्चे का दिमाग ऐसे ही ग्रो होता है। या। सो आपने एक बहुत ही छोटी सी एक एवरीडे इंटरेक्शन से बच्चे को सिंपल इमोशन जैसे एम्पथी ये सिखा दिया। एग्जैक्टली बस ये है कि अपना ना एडवांस में सोच के चलो कि मैं बच्चे को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उसने आज इस दिन में कौन सी गलतियाँ की हैं जो मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोले बिना किसी स्टोरी के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू सिखा सकता हूँ। या शेयरिंग एंड केयरिंग है, ठीक है। अब हमने रूल बना रखा है, अगर घर में किसी के नेल्स बड़े होंगे आप जाके टोकोगे, ठीक है। तो जिसके नेल्स बड़े होते हैं वो जाके उसको टोकती है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या सीखता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। दूसरों को टोकना मतलब कि आप दूसरों का केयर करना, कि आपके आप नेल्स बड़े हैं, कल कटने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तरीके से बच्चा क्या सीख रहा है? दूसरों के बारे में सोचना। बाहर डॉग को कपड़े देने हैं, दूसरों के बारे में सोचना, और वहाँ से पैदा होती है शेयरिंग और केयरिंग। ऐसे नहीं होती चलो बेटा शेयर करो, पार्क में अमान शेयर करो, अपना फुटबॉल शेयर करो, ऐसे नहीं होती है। बच्चा वो लेके भाग जाएगा तब शेयर नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके डे 1 से इनग्रेन होती है आपके बच्चे के अंदर शेयरिंग एंड केयरिंग, एम्पथी, कॉन्वर्जेशंस के थ्रू, ना कि ऑन द स्पॉट बोल के। एकदम से आपका बच्चा 4 साल का होगा, बोलोगे ये शेयर ही नहीं करता, और आपको रीज़न नहीं पता होगा, लेकिन रीज़न यही है कि आपने बचपन से कॉन्वर्जेशंस में नहीं डाला उन चीज़ों को, अपने मॉडल, अपने बिहेवियर में मॉडल नहीं किया उस चीज़ को, ठीक है। मैं अपनी वाइफ को थैंक यू बोल देता हूँ छोटी सी बात है थैंक यू बोलना, मैं कभी नहीं बोलता ऐसे थैंक यू आपने मेरे कपड़े अलमीरा में रखे, जान पूछ के, ताकि वो मॉडल हो, ठीक है। तो वहाँ से काम करना पड़ता है, तभी उसका रिजल्ट आपको 3 साल बाद मिलता है। कहने का मतलब ये है। एक्चुअली रोहन, आपने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, क्योंकि आजकल एक रैट रेस चलती है जिसमें पेरेंट्स एकेडमिक्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ हमें बच्चे को इस चीज़ के लिए ट्रेन करना है, या फिर ये मैथ्स कंपटीशन आ रहा है इसके लिए फोकस करना है कि हाँ बच्चा प्रॉपरली ट्रेंड हो। पर काफ़ी बार जो सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जिनकी आप बातें भी कर रहे हैं वो कहीं खो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इज़ देयर अ गाइड बुक फॉर आवर audience out there, how can they go about building these social skills for their kids? जैसे इंटरपर्सनल स्किल में अगर मैं बात करूं लिसनिंग स्किल्स की, ठीक है, मैं क्या करता हूँ 0 से 1 साल की एज में ना, मेरे को रेड बॉल देना ज़रा, आई आस्क फॉर हेल्प, ठीक है, बच्चा रेड बॉल दे देगा। 1 से 2 साल की एज में आई इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मेरे को रेड बॉल के साथ साथ एक स्पून दे देना, ठीक है, रेड बॉल एंड स्पून। 2 साल की उम्र में किचन में जाके प्लेट लेकर आओ, मम्मा को आते हुए किस करना, ठीक है, मेरे को हक करना। तो प्लेट, पहला स्टेप क्या है? किचन में जाना है, मम्मा को आते हुए किस करना है, पापा को हक करना है, 3 स्टेप्स। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बच्चे को नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ाता जाता हूँ, तो बच्चे में लिसनिंग स्किल्स बढ़ती हैं,
ठीक है। दूसरा, जैसे कि नेगोशिएशन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ, ज़मीन पे अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स गिरे हैं, आपको उठाने होंगे, मैं नहीं उठाऊंगी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, 30% आप उठाओ, 70% मैं उठाता हूँ, 1/4 आप उठाओ, 3/4 इस तरीके से मैं उठाता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं 1/4 नहीं, मैं केवल 10 उठाऊंगी, ठीक है, 80 मैं उठाता हूँ, या 90 100 में से मैं उठाता हूँ। तो कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन हो रहा है, नेगोशिएशन स्किल्स बच्चे की डेवलप हो रही है, ठीक है। एक होता है क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ठीक है। उसके लिए व्हाट आई डू इज कि बच्चे को अलग अलग वर्ड्स सिखाने पड़ते हैं, मीन, सेल्फिश, केयरिंग, काइंड। बच्चा ये फील कर रहा है लेकिन उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। आज स्कूल में मेरे साथ कोई बच्चा मीन था, ये सुनने में कितना अच्छा लगेगा, राइट, क्योंकि उसको उस वर्ड को नाम देना आ रहा है। स्कूल में किसी ने लंच शेयर नहीं किया, ही वॉज मीन टू मी, मेरे से मुँह पे पेंट गिर दिया, ठीक है, वो मीन था, बुली था। तो ये वर्ड्स बच्चे को जब वो बोलना सीख जाए 3 साल की उम्र में, सिखाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को नाम दे सके और उसको रिजॉल्व कर सके। हम मीन बच्चों को बर्थडे पे नहीं बुलाएंगे। पुटिंग नेम्स टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। बच्चा एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा उसने क्या फील किया स्कूल से घर में आके, राइट। ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा। पेरेंट भी नहीं समझ पाता कि क्या हुआ है, रो क्यों रहा है, ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन वो बोला कि कोई मीन था, कोई सेल्फिश था, कोई केयरिंग था। आज मैंने किसी को देखे काइंडनेस दिखाई, ठीक है, मैंने शेयर किया। तो वर्ड अगर मैं देख सकूँ उस प्रॉपर इमोशंस को, तो बच्चा बेहतर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीख जाता है, ठीक है। इमोशंस को भी रेगुलेट करना सीख जाता है कहीं ना कहीं जाके। अगेन, नॉन वर्बल कॉन्वर्जेशंस बच्चे के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किड सेटिंग में तुमको देख रहा हूँ, शी इज ऑल्सो रिवाइज, मैं भी तुमको देख रही हूँ, इस तरीके से। एंड देन आंखें छोटी करना, आंखें बड़ी करना, इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बच्चे को सिखाना, ठीक है। व्हाट वी डू इज वी 2 साल की उम्र में ना वी टू डांस कैसे करते थे, मेरा घर ना, इस टाइप से डांस स्टेप्स बनाते थे, ठीक है। तो नॉन वर्बल चीज़ें हो रही हैं, तो एक तरीके से वोकैबुलरी बन रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी हो रही हैं, हम इमोशंस को नाम भी दे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस एज में बच्चे के साथ रूल्स और लिमिट्स भी सेट करना शुरू कर दूं धीरे धीरे करके, रूल्स जैसे कि मेरे कमरे में गंद अलाउड नहीं है, मेसी रूम अलाउड नहीं है, ठीक है, आपको ये क्लीन करना ही पड़ेगा। लिमिट एज इन जैसे कि आपको 10 बजे तक जागना अलाउड है, आपकी वो लिमिट सेट हो रखी है, उसके बाद आपको सोना पड़ेगा, वो सेट करना। बच्चे का बिहेवियर को रेगुलेट करना कि हाँ 5 साल के बच्चे को पता लगेगा कि मेरे बाप ये अलाउड नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे घर में अलाउड है ही नहीं, ये मुझे करनी ही नहीं है। तो बच्चा अपनी बाउंड्रीज में रहता है, हिटिंग कम होती है बच्चे की, टेंट्रम कम होता है, उसको पता है कि मेरा डे बंधा हुआ है बिस्किट का, मुझे उस दिन ही वो बिस्किट मिलेगा, मैं रोती रह जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मुझे उस दिन वो बिस्किट मिलेगा। इशू ये है कि पेरेंट्स आजकल काफ़ी बच्चे को रोने भी नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएंगे कि वो आधा घंटा बच्चे का रोना नहीं सह सकते, ठीक है। लेकिन सच बात यह है कि जब तक बच्चा आधा घंटा तक रोएगा नहीं, तब तक उसका ब्रेन वायर नहीं होगा आगे के लिए। उसको आधे घंटा रोने के बाद पता लगेगा कि हाँ ये मुझे चीज़ नहीं मिलने वाली है, अब मेरे को रोना बंद करना पड़ेगा। उसके बाद जब बच्चा ठंडा हो जाए तब उसको समझाया जाए कि हाँ अब आपको ये नहीं मिल सकता था, आपके दांत खराब हो जाएंगे, तब वो समझेगा। लेकिन ऑन द स्पॉट समझाऊंगा तो वो कुछ भी नहीं समझेगा। करेक्ट। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ना दिखती नहीं है, अगेन मोमेंट बाय मोमेंट होती हैं। एब्सोल्युटली। पर रोहन, इसमें बहुत ही क्लियरली ये तो पता चल गया कि हाँ पेरेंट्स कैसे हाउ कैन दे गो अबाउट बिल्डिंग सोशल स्किल्स इन किड्स। इसमें फादर का क्या स्पेशल रोल होता है? एंड एट टाइम्स फादर्स आर वेरी कॉन्शियस ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। आपको क्या लगता है, फादर्स को भी इमोशनल एक्सप्रेशन करना ज़रूरी है, या फिर दे शुड बी द स्ट्रॉन्गर वंस कि नहीं हमें इमोशंस नहीं होते? व्हाट आर योर व्यूज अराउंड इट? इमोशंस
एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इमोशंस को नाम देने की, मैं खुद ही उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो फ़ायदा क्या है उसका। मेरे को आज ऑफिस गया था, मेरे को बुरा लगा था, मुझे डांट पड़ गई थी। ठीक है, मेरे को बुरा लग रहा है इस टाइप से, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ी डीप ब्रीथिंग करें ऐसे करके। तो इस टाइप की बातें हो गई। अपना ऑरा क्लीन रखना। ठीक है, अगर जब तक एक पिता अपना ऑरा बच्चे के सामने क्लीन नहीं रखेगा, देखने का, आईब्रोज उठाने का तरीका, घूर के देखने का तरीका, है ना, बच्चा सब 24/7 वो कंज्यूम कर रहा है। वो एनर्जीज आपकी बच्चा अपने अंदर ले रहा है, खाने के अलावा, खाना खाता है बच्चा, उसके अलावा आपकी ये एनर्जीज खाता है। अगर मेरी एनर्जी बच्चे के साथ में क्लीन और प्योर नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चे के अंदर इम्प्योर एनर्जीज जाएंगी ही जाएंगी। So be as free as possible. Be in as front free of your as possible children. in front of the kid. Understood. So रोहन, आपके कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका काफ़ी कोर फोकस प्ले एंड एक्टिविटीज़ है. Why do you think play is so important in parenting? प्ले ना बच्चे को स्ट्रगल करना सिखाता है, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे कि एक ताला चाबी है, बच्चा चाबी को ताले में नहीं घुसा पा रहा है, नहीं घुस रही, बहुत ट्राई कर रहा है, 1 साल का बच्चा है, नहीं निकल रहा। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल किया जाए, स्ट्रगल को कैसे हैंडल किया जाए, ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वायरिंग होती है। ठीक है, प्ले से बच्चा क्रिएटिव बनता है। जैसे कि ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स को लगता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, उसका खेलने का तरीका ये होता है कि इससे बच्चा कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ. तो व्हाट वी डू इज कि चलो इससे ना हम नानी का घर बनाते हैं। ये नानी की स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के आगे गेट आता है, गेट पे यहाँ पे किचन है। ठीक है, और आगे यहाँ बेडरूम है नानी का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मेमोरी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, पेरेंट्स को ये लगता है कि टॉयज़ लेने से, पजल्स लेने से मेरा बच्चा कुछ अजीबो गरीब बढ़िया चीज़ क्यों नहीं बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी एक प्ले का पार्टी है। ठीक है, प्रिटेंड प्ले हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वोकैबुलरी बन रही है, मेमोराइजेशन हो रही है कि हाँ सबसे पहले क्या आता है, नानी के घर में स्टेयर्स आती हैं, गेट आता है, यहाँ किचन है, यहाँ ये चीज़ है, इस तरीके से। तो डोंट लुक एट थिंग्स द वे दे आर मेंट टू बी यूज्ड। प्ले अगेन एक बड़ा सिग्नल देता है कि 0 से 1 की एज में अगर मैं बात करूँ, कॉज एंड इफेक्ट सिखाने का। मम्मा अभी हैं, अभी चली गई, अभी आ गई, अभी चली गई, अभी आ गई। ठीक है, जब भी मैं आंख बंद करती हूँ मम्मा नहीं दिखती, खोलती हूँ तो मम्मा मुझे दिख जाती हैं। कॉज एंड इफेक्ट बच्चा सीख रहा है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में मोटर स्किल सीखता है, राइटिंग स्किल सीखता है। हम क्या करते हैं कि एक बड़ी सी वो लेते हैं, लॉकी, ज़मीन पे रखते हैं, उसको ट्रेस करते हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, बच्चे के हैंड मूवमेंट्स कंट्रोल में आ रहे हैं। ठीक है, बच्चा अगेन फ्रस्ट्रेशन सीखता है कि ट्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ वहाँ घसीटे मारेगा बच्चा, इस तरीके से। तो बच्चा रेजिलियंस सीख रहा है, कहीं ना कहीं जाके राइटिंग स्किल सीख रहा है। स्क्रिबल करने से बच्चा अगेन प्री राइटिंग स्किल सीख रहा है। अब अगेन होता ये है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, दीवार ख़राब हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, बड़ा सा वो लेते हैं चार्ट पेपर, उसको दीवार पर लगा देते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में बच्चे को बोलते हैं स्क्रिबल करो इसके ऊपर। तो मिल के स्क्रिबल करते हैं। जैसे कि आई आस्क हर व्हेन शी वाज 2 के टाइगर बनाते हैं, एंड उसने स्क्रिबल किया बहुत ज़ोर से दीवार के ऊपर, कहती टाइगर है। तो उसके लिए वो टाइगर ही है ना, मेरे लिए चाहे वो कुछ भी है, लेकिन उसके लिए उसने दिमाग में इमेजिन किया टाइगर दिखता कैसा होगा, उसको बनाने की कोशिश करी होगी, और ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया कि टाइगर, तो उसके लिए वो टाइगर है। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर डेवलप हो रही है इस तरीके से। 3 से 4 साल की उम्र में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लेट्स डू अ पैटर्न वाला गेम, वाइट पिंक, वाइट पिंक, अगला कौन सा आएगा, वाइट पिंक, अगला कौन सा आएगा, वाइट आएगा। लेकिन बच्चे को ये सोचने में पता है कितना टाइम लगता है, 2 साल। अगर मैं 1 में शुरू करूँगा ना, 1 साल की उम्र में, तो वो 3 साल में जो जाके बताएगा 2.5 साल की उम्र में कि यहाँ वाइट आएगा। कहने को आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। अगेन अगर मैं बात करूँ, जैसे कि प्लांट पे पानी स्प्रे करना है, ठीक है, 1 साल के लिए मुश्किल काम है, 3 साल के लिए बहुत आसान काम है। उसके हाथ बन चुके हैं, है ना, वो ट्रिगर घुमाने के लिए, स्प्रे करने के लिए। लेकिन जब 1 साल का बच्चा वो अटेम्प्ट करेगा, उसके दिमाग में 10x तरीके की वायरिंग होगी। करेक्ट।
लेकिन जब 3 साल का बच्चा अटेम्प्ट करेगा, उसके दिमाग में कुछ खास असर नहीं है, तो मेरा रोज़ का काम है, केपेबल हूँ। तो बच्चा प्ले करने से अपनी औकात जानता है और ये देखता है मेरी औकात के बाहर कौन सा काम है, और पेरेंट का काम है बच्चे की हेल्प करना, उसकी औकात से बाहर जाके काम करवाने का। वहीं से क्या पैदा होता है? कॉन्फिडेंस। पर काफ़ी बार ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि प्ले का मतलब है एक्सपेंसिव टॉयज़, फैंसी टॉयज़ या फिर बहुत इलेबोरेट सेटअप्स। डू यू थिंक दैट इज़ इवन नेसेसरी? क्योंकि काफ़ी बार वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। पता है क्या, टॉयज़ के साथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 0 से 1 साल की उम्र में, तो मैं बच्चे को वो टॉयज़ दूंगा जो कि वो मैनिपुलेट कर सके, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ सके, तोड़ सके, मरोड़ सके, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ना मैं नखरे नहीं दिखाऊंगा, बेटा तोड़ दिया, बेटा ये क्या कर रहे हो, ख़राब कर दिया, इस तरीके से। उसका वो एक्सप्लोरेटरी एज है, स्टेज है वो, ठीक है। तो मैनिपुलेटिव टाइप टॉयज़ मैं उस टाइम पे यूज़ करूँगा। 2 साल की उम्र में मैं यूज़ करूँगा लेसिंग टॉयज़, जैसे कि कार्डबोर्ड के अंदर छेद करके अंदर लेस डालो, इस तरीके से, ताकि उसकी हैंड मूवमेंट्स इम्प्रूव हो। 2 साल की उम्र में आई यूज़ पजल्स, ठीक है। पजल्स के साथ इशू ये है कि पजल्स जो है, बच्चा उन पजल्स के साथ बड़ा होता है। जो पजल मैंने 6 महीने 1 साल में ली थी, वो बच्चा 3 साल तक यूज़ करता है। लेकिन अगेन पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं सीख क्यों नहीं रहा है, ये 2 चीज़ों को जोड़ क्यों नहीं पा रहा है, ये 5 पीस पजल को कर क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अगेन आप पजल को वैसे मत देखो कि ये कर क्यों नहीं पा रहा है, उसे अलग अलग तरीके से कुछ सिखाने की कोशिश करो। इससे मैं कलर सिखा सकता हूँ, ठीक है, पैटर्न सिखा सकता हूँ, मेक ग्रुप्स ऑफ 2, मेक ग्रुप्स ऑफ 3, मल्टीप्लिकेशन सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड क्या है पजल्स के साथ में, वो मैटर करता है। अगेन एंड देन लाइफ स्किल्स वाले प्रोडक्ट आते हैं, स्विंग वाले, स्टिकर्स आते हैं। हम स्टिकर्स लेते हैं घर में एंड उसको उखाड़ते हैं, ये अगेन लो कॉस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 पेपर है, ठीक है, एंड उसको जोड़ना है। मेरे पास में कोई चीज़ नहीं है, हम किस किस से जोड़ सकते हैं? स्टिकी चीज़ कौन सी होती है? स्टिकर्स होते हैं, स्टिकर्स घर पे नहीं है। फेविकॉल होती है, फेविकॉल घर पे नहीं है। आटे से जोड़ें, आटे से, एंड देन वी गो टू द फ्रिज, निकालते हैं आटा, आटा से जोड़ते हैं। क्लमजी होगा कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा टेक्सचर फील करेगा, पेपर को जोड़ेगा। तो टॉय कुछ भी हो सकता है, मैटर करता है आपका एटीट्यूड क्या है उसके साथ में, ठीक है। तो बेसिकली घर की स्मॉल इंटरेक्शंस आल्सो कैन बिकम मीनिंगफुल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन। कि आप आटे को सब्स्टिट्यूट लो फेविकॉल के लिए। सो काफ़ी बार हमने रोहिन ये भी देखा है दैट जो प्ले टाइम होता है वो किड्स के लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है व्हेन इट बिकम्स प्ले टाइम विद डैड। वो ज़्यादा फ्री फील करते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है दैट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन प्ले टाइम विद डैड्स वर्सेस मॉम्स? डैड्स में ये होता है कि डैड्स में ना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है मदर से, ये मेरा मानना है। वो उस बच्चे को रिस्क लेना सिखाते हैं, एंड बच्चे को भी आउट ऑफ कंट्रोल जाना पसंद होता है। एंड सुबह से लेकर शाम तक बच्चा मम्मी के पास में है, उसने मम्मी का प्रॉपर खून चूस लिया है, ठीक है। डैड एकदम फ्रेश आया है, तो वो अच्छे ऑरा के साथ देखता है बच्चे को, ठीक है। तो अगर हम पार्क जाते हैं, मम्मी बोलती है नहीं ये नहीं चढ़ना है, ये स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, ऐसे तू चढ़, मैं देखता हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। ये स्लाइड पे नहीं जाना है, ऐसे कि तू चढ़, मैं देखता हूँ। स्लाइड हम ऐसे नीचे आते हैं स्लाइड से, वो कहती है मैं ऐसे ऊपर जाऊँगी, एंड ऐसे तू चढ़, मैं देखता हूँ, तू कर, मैं देखता हूँ। अगर ये किसी डैड का एटीट्यूड है, तो बच्चा उसके साथ 100% एक अलग ऑरा के साथ खेलेगा और 1000 टाइम्स बेटर चीज़ें सीखेगा आउट ऑफ कंट्रोल, कंफर्ट जोन से बाहर जाकर। जैसे कि पतली सी पगडंडी, उस पर चलना, ठीक है, पतली सी रॉड पे चलना, धीरे धीरे करके बैलेंस करना सीखना। अगेन ये सब खतरनाक गेम्स हैं, लेकिन एक डैड होता है कि उसके अंदर इंटरनली आता है कि हाँ मैं इसको सिखाऊं, ठीक है। तो जिस डैड में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है बच्चे के साथ में, बच्चे वहाँ पे देखा जा गया है कि बच्चे बेटर परफॉर्म भी करते हैं लाइफ में और एंगेज भी करते हैं डैड के साथ में। बट अभी जैसे डैड्स के साथ सबसे बड़ी कंप्लेन ये भी रहती है कि इन देयर बिजी स्केड्यूल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जगल एंड मेक टाइम
फॉर प्ले टाइम, तो वो कैसे इसको नेविगेट करे? हाउ डू दे इनकॉर्पोरेट प्ले टाइम विद किड्स एज पार्ट ऑफ देयर डेली स्केड्यूल? पता है क्या, मेरा मानना ये है कि एक पेरेंट को ना एडवांस में सोचना चाहिए कि मैं आज 1 महीने के लिए बच्चे को क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्चुअल थिंग्स कि मैं बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन, फ्रूट्स आइडेंटिफिकेशन, कलर्स, शेप्स, इस तरीके का प्लान करके चलोगे ना अपने डे को कि मैं बच्चे को ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसके अराउंड बच्चे के साथ में कॉन्वर्जेशंस करूँगा, कोई एक्टिविटीज़ करूँगा छोटी छोटी एक दो करके, तो पेरेंट बेहतर तरीके से बच्चे को नेविगेट कर पाएगा सिखाने के लिए कुछ भी। ठीक है, अगर एकदम ही अनप्लान्ड हो रहा है बच्चा, पेरेंट शाम को आ रहा है एंड देन कुछ प्लान नहीं कर रखा, कुछ बच्चा अपने हिसाब से चल रहा है, पेरेंट अपने हिसाब से चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा इशू आता है। जहाँ पे अगर पेरेंट थोड़ा प्लान कर सके कि मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसके इर्द गिर्द बच्चे के साथ कोई एक्टिविटीज़ करूँगा। दूसरा है, अगेन मैंने पहले ही बोला था कि पेरेंटिंग हैपन्स मोमेंट बाय मोमेंट, कॉन्वर्जेशन बाय कॉन्वर्जेशन। अगर मैंने सोचा है कि मैं बच्चे को सिखाऊंगा ब्लू कलर, सपोज करो, तो मैं उसके इर्द गिर्द कॉन्वर्जेशन करूँगा। सिंपल से मैं क्या करूँगा, मैं 2 मग्स लूँगा, इस पे ये ब्लू कलर का मग, ये रेड कलर का मग, ठीक है, एंड बोलूँगा कि कोई 4 चीज़ें लेकर आओ जो ब्लू कलर की है, वो ब्लू को ब्लू में डाल दो और रेड को रेड में डाल दो। ठीक है, अगेन एक्सपेक्ट कि बच्चा दोनों को मिक्सअप कर देगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पेशेंस लूज नहीं करना है, वो पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है। अगेन वो बाल्टी उठा के सर पे भी रख लेगा अपने, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है। ठीक है, लेकिन बी काम, प्लान अहेड कि तुम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसके इर्द गिर्द प्लान एक्टिविटीज़ इन एडवांस कि मैं 2 एक्टिविटी करवाऊंगा केवल, और कॉन्वर्जेशन क्या क्या करूंगा उसके इर्द गिर्द। जैसे कि इफ़ आई से ये मग है एंड ये पिंक बिल्डिंग ब्लॉक है, मैं बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को पिंक बिल्डिंग ब्लॉक दे दो। ठीक है, ये दोनों आपस में एकदम ही अनरिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, बच्चा पिंक बिल्डिंग ब्लॉक देगा, उसके बाद जब बच्चा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये पिंक सीख चुका है, तो आई विल पुट दिस। दोनों आपस में रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, एंड देन आई विल टेस्ट कि क्या सच में वो पिंक सीखा है, एंड देन अगर वो फाइट उठाता है, अगेन आई विल गो बैक टू फर्स्ट स्टेप 1। तो उसको पता था कि ब्लॉक उठाना है इस केस में, पर वो पिंक नहीं जानता था। हाँ, ये सब कैसे हुआ पॉसिबल? क्योंकि मैंने चीज़ें प्लान करी थी। मैंने इसके इर्द गिर्द कॉन्वर्जेशंस प्लान करी थी। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये वाले जैसे ब्लॉक्स है या आपने आटे का मेंशन किया, ये सब हैंड्स ऑन प्ले का पार्ट है। सो ऐसे कौन से स्किल्स हैं विच एक्चुअली गेट डेवलप्ड व्हेन अ चाइल्ड एंगेजेस इन हैंड्स ऑन प्ले, जो स्क्रीन टाइम से नहीं मिल पाता? स्क्रीन टाइम से नहीं मिल पाता, वो सबसे पहला है बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड हॉर्स वाला एग्जाम्पल, कि मेरे को वहाँ बैठना है, अवेलेबल नहीं है, हम पेंट करेंगे दर्द होगा, है ना। बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन चल रही है। टीवी से क्या हो रहा है, 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चा केवल रिसीविंग एंड पे है, सामने से कोई कुछ कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे कि अगेन आटे वाला सॉल्यूशन, पेपर को चिपकाना है, घर में कुछ भी नहीं है, क्या करें, आटा लेकर आते हैं, एलोवेरा लेकर आते हैं, एकदम तो हम छत पे गए थे एलोवेरा लेने के लिए। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चा सीखता है। ठीक है, दूसरा है बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशंस करना सीखता है। अगेन तीसरा है सिटिंग पावर, एक जगह स्थिरता लाने, क्योंकि 3 साल का होते ही बच्चे का कंप्लेंट आएंगे कि बेटा टिक के नहीं बैठता। तो प्ले के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू, सॉरी स्क्रीन को हटा दूं अगर मैं, बच्चा अगर ऐसे करके बैठे थोड़ी देर के लिए, अगर मैं उसको टिकने दूं, टोकूं ना कुछ भी, तो बच्चा बेहतर तरीके से लंबे समय तक टिक के बैठ जाता है। तो सिटिंग पावर सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखता है, क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आती है, और वन मोर थिंग आई सेड, कॉन्वर्सेशन। सबसे बड़ी बात है कॉन्वर्सेशन। स्पीच डेवलप हो रही है, पूरी लाइनें बच्चा बोल पा रहा है। मुझे मन नहीं है दाल खाने का, जनरली बच्चा क्या बोलेगा, मैं दाल नहीं, इस तरीके से। मैं मम नहीं, मुझे मन नहीं है पानी पीने का, मेरे को ये गंद फैलाना ही फैलाना है, पूरा बच्चा लाइन बोल पा रहा है। बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन हो रही है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट मेरे लिए जो मेन टेक अवे है वो ये है कि अगर आपको ऐसा सेटअप बनाना है, आपको डेफिनेटली बहुत सारा सामान रखना पड़ेगा फॉर द चाइल्ड टू बी एबल टू प्ले अराउंड विद थिंग्स, एंड सेकेंडली यू हैव टू बी ओके विद द चाइल्ड क्रिएटिंग अ मेस।
एग्जैक्टली पता है क्या होगा, बच्चा ने ज़मीन में पानी गिर दिया, हाँ ठीक है, अगर आपका ऑरा डरावना सा होगा ना, हाँ वो अगेन वो डर जाएगा। डरेगा। हाँ मैं अपने फैमिली में इमोशनल सिक्योरिटी कितनी रख रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन कैसा दे रहा हूँ, हाँ वो बहुत मैटर करेगा हाँ बच्चे की क्रिएटिविटी में, बच्चे को प्ले हम्म, फ्रीली प्ले करने में। हाँ कॉन्शियस होके कोई बच्चा प्ले नहीं कर सकता। मेस फ्री प्ले और भी मैं नहीं हो बहुत डांट सकता। खाता हूँ इस बात को लेके। मैं या अपने घर के बड़ों से हाँ अपनी वाइफ से बहुत डांट खाता हूँ कि तुम हाँ ये कर क्या रहे हो। हम्म लेकिन मुझे लगता है कि यही चीज़ जब तक मैं बच्चे को पेंट ब्रश से दोस्ती करना नहीं सिखाऊंगा, रगड़ इसको ऐसे करके, हाँ तब तक उसका धीरे 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 फ्लो नहीं बैठेगा। लेकिन अगेन 1 से लेकर 4 साल 5 साल तक वो रगड़ेगा, और 5 साल के बाद उसका हाथ कंट्रोल में आएगा, सर्कल के अंदर कलर करना सीखेगा, पेंट बॉक्सेस के अंदर करेगा। लेकिन उसके लिए मुझे सहना होगा पहले 4-5 साल, कलर्स से फ्रेंडशिप करवानी पड़ेगी, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने देना पड़ेगा। ये इशू है। ओके सो मेस से दोस्ती भी करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। पेरेंट्स को। मेरे लिए तो यही मेजर टेक हाँ, अवे है। ये ओके पता है क्या था, वर्किंग मॉम्स अगेन काम से आती हैं, वो मेस देखती हैं, एंड देन या थिंग्स गो हेवायर। या रोहिन, आपको ऐसा लगता है कि बिटवीन मदर्स एंड फादर्स कहीं फादर्स का एक नेचुरल एडवांटेज किसी एरिया में होता है स्टोरी टेलिंग में, जो वो स्पेशली दे कैन यूज टू देयर एडवांटेज एंड इंटरेक्ट विद देयर किड्स? ट्रिकी क्वेश्चन। कि कहीं ऐसा हो कि हाँ ये स्पेशली फादर्स बहुत अच्छा कर पाते हैं, और जहाँ स्टोरी टेलिंग या रीडिंग की बात आती है। ओके, आई टेल यू एन इंसिडेंट, ठीक है, स्टोरी टेलिंग के अंदर ही। एक दिन एक चूहा था, ठीक है, उसने क्या किया, उसको लड्डू खाने का मन कर रहा था। उसने खोला फ्रिज और लड्डू नीचे गिर गया, और सारा का सारा कचरा वहाँ पे हो गया, ज़मीन गंदी हो गई, ठीक है। उसने फिर ज़मीन को साफ़ किया एंड चीज़ों को अंदर रखा। जब मम्मा आई ना, तो उसने बोला कि ये ज़मीन गंदी किसने करी, ठीक है। तो चूहा बोलता है, मेरे से फ्रिज खोलने के बाद लड्डू नीचे गिर गया था, ज़मीन गंदी हो गई थी, ठीक है। एंड देन मम्मा उसको ये नहीं बोलती कि बहुत अच्छा, आपने अच्छे सच बोला। मम्मा बोलती हैं, आपसे दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने ऑनेस्टी दिखाई, अच्छी बात है। सो व्हाट अ फादर इज़ डूइंग, उसको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अच्छे काम करोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी। दिस इज़ व्हाट आई डू, ठीक है। अगर आप कोई गलती करोगे, आपको थोड़ी बहुत बेइज्जती सहनी पड़ेगी। गलती करोगे, आपको डांट सहनी पड़ेगी। लाला लैंड नहीं है, ठीक है। लेकिन हर बार गलती करने के बाद, ऑनेस्टी दिखाने के बाद, 2-3 बातें सुनने के बाद, आपको हमेशा ऑनेस्टी दिखानी है। ये एक प्री डिफाइंड रूल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा थॉट प्रोसेस एज अ फादर, ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको रियलिटी से अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इमोशंस को अगेन रेगुलेट करना बच्चा सीखता है। झूठ बोलने के बाद डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी मेरे को झूठ बोलना नहीं है। स्टोरीज के थ्रू ऐसी स्टोरी मैंने बना रखी है, और भी उसको डांट पड़ती है कैरेक्टर को। डिफाइनिंग बाउंड्रीज, शोइंग रियलिटी, कि दुनिया में आपको झूठ बोलने के बाद प्यार नहीं मिलेगा, डांट ही मिलेगी, लेकिन फिर भी मेरे को झूठ नहीं बोलना है, इस तरीके से। करेक्ट। सो बहुत सारे वेज हैं जिससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, प्ले से, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीडिंग, स्टोरी टेलिंग। आर देयर एनी अदर स्मॉल वेज, एवरीडे रूटीन्स, जिससे आपको लगता है कि एक बहुत ही प्यारा बच्चे और फादर का बॉन्ड डेवलप होता है, विच फादर्स शुड कीप इन माइंड पर्टिकुलरली, और जो उनको मिस आउट नहीं करना चाहिए? मेरे लिए है, मेरी गुड़िया स्कूल जाती है, ठीक है। मैंने उसकी जान पूछ के वैन या बस नहीं लगा रखी, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं उसको छोड़ने जाऊँ। वो जो टाइम मिलता है ना, सुबह उठ के, स्कूल है 4-5 किलोमीटर की दूरी पे, वो 20 मिनट्स की ड्राइव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है।
अगेन सारी बात यहीं पे आती है, मैं बच्चे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करूँ, ठीक है। वो 20 मिनट्स की ड्राइव में बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस होती हैं। हम मंदिर जाते हैं, बीच में रास्ते में उतर के मंदिर में वो सबको प्रसाद बांटती है एंड देन जल चढ़ाती है शिवलिंग पे, ठीक है। एक दिन जूता गंदा हो गया, सॉक्स गीली हो गई, कैसे मैनेज करें, बिना जूते के स्कूल जाओ आज, ठीक है, बिना सॉक्स के स्कूल जाओ, पता लगेगा कैसा फील होता है। ड्रेस गीली हो गई, लोटा कैसे ऐसे करना है शिवलिंग के ऊपर, इस तरीके की कॉन्वर्जेशंस, ये सब की सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये है ड्राइव करना, मंदिर जाना, एक पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पे मैं बच्चे के साथ, ये मेरे लिए है कि फुल टाइम मिल रहा है मेरे को कुछ ना कुछ सिखाने का, कॉन्वर्जेशंस करने का, उन्हीं के बीच में ये सब चीज़ें होती हैं। फैक्चुअल चीज़ें भी, जैसे कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, वो कौन से कलर की एक्टिवा है, रेड कलर की एक्टिवा है, वो कौन से कलर की एक्टिवा है, वो ब्लू कलर की एक्टिवा है, ठीक है। कलर्स सिखाना हो गया, काउंटिंग हो गई, हम एक एक गाड़ी को टच करते हैं, 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, यहाँ कितनी कार्स पार्क्ड हैं, 4 कार्स पार्क्ड हैं। अच्छा, अगेन बम्पी रोड है तो क्या करें, साइड से निकल जाएं, ऊपर से निकालें। ट्रैफिक रूल्स, रोड क्रॉस करना, देखो डॉग ने कितने गंदे तरीके से रोड क्रॉस करी है, उसको लग जाती ना अभी, इस तरीके की बातें। तो ये मेरे लिए बहुत ही वो रहता है कि हाँ, मेरे को पूरे दिन में 20 मिनट मिलते हैं जहाँ पे मैं उसको बहुत चीज़ें सिखा सकता हूँ। You try to use them as productively as possible. हाँ, Everyday तो मैं conversations. जानबूझ के बस नहीं लगा रखी, हाँ. सिर्फ इसलिए कि मेरे को वो टाइम मिल जाए उसको सिखाने के लिए, हाँ. कुछ ना कुछ कराने के लिए। So, Rohan, before we wrap up this section of the episode, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। हमने काफ़ी फीमेल्स को इंटरव्यू किया है इस सीरीज़ में एंड उनसे बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी सुने हैं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ डैड्स पर्सपेक्टिव, कि आइडियल को पेरेंटिंग, हाउ शुड इट लुक लाइक? ओके, मेरे हिसाब से आइडियल को पेरेंटिंग ये है कि अगर आप चीज़ों को अगेन एडवांस में सोच के रखो, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वाइफ कैन टेक अप द फैक्चुअल लर्निंग, कलर्स, शेप्स, एंड डैड कैन टेक अप द प्रैक्टिकल लर्निंग। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, वाटर बॉटल है, ठीक है, सबकी सेम वाटर बॉटल है, मुझे कैसे पता लगेगा इसको मैं अलग कैसे कर सकता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी वाटर बॉटल कौन सी है। आई आस्क हर, आप स्कूल जाते हो, वो मैंने आपको शेप सिखाई है, कहती हाँ। आप स्कूल जाते हो, सबके पास सेम वाटर बॉटल है, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कौन सी है। मैम बोलती हैं सबको साइड में रख दो, एक ही जगह पे रख दो, ठीक है। तो आई टीचर के एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ स्टिकर, ट्रायंगल का स्टिकर बनाते हैं, ग्रीन कलर का, उसको चिपका देते हैं, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रायंगल जिसके ऊपर बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये आपकी है। तो मम्मा ने क्या सिखाया, फैक्चुअल लर्निंग, शेप सिखाया, फैक्ट सिखाया। मैंने क्या सिखाया, एवरीडे यूज, उसको रियल लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करना, ठीक है। मम्मा ने सिखाया कि ये मैंगो है, पापा ने सिखाया मैंगो को उगाते हैं, ठीक है। मम्मा ने सिखाया कि ये कैरेट है, पापा ने सिखाया कैरेट के अंदर बीज नहीं होता, जिसके अंदर बीज नहीं होता वो क्या होती है, वेजिटेबल्स होते हैं एक तरीके से। मम्मा ने सिखाया देखो ये बॉटल कितनी भारी है, ये बॉटल कितनी हल्की है। पापा ने क्या सिखाया, हल्की चीज़ ऊपर जाती है, भारी चीज़ नीचे जाती है। अब बनाओ तराजू, बनाए तराजू अपने हाथ पे, अब बताओ मेरे को क्या होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन सा भारी है इनमें से, पेन भारी है, पेन नीचे गया और ये ऊपर गया। तो मम्मा ने फैक्ट्स सिखाए, पापा ने क्या सिखाया, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लेके को पेरेंट करते हैं एक तरीके से। एंड देन ये होता है कि इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पे छोड़ देती है कि मेरा टेम्पर, जो जिस भी पेरेंट का टेम्पर कम है ना, वो बच्चे से इमोशनल बातें ना करें, मतलब सिखाने की ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, सिखाने की कोशिश ना करें। तो वो डिपार्टमेंट मेरा है कि मैं कुछ ना कुछ इंसिडेंट से सिखाने की कोशिश कर देता हूँ उसको, तो वो मैंने हैंडल कर रखा है। तो फैक्चुअल लर्निंग वो सिखा रही है, इमोशनल और प्रैक्टिकल लर्निंग को मैंने हैंडल कर रखा है एक तरीके से। सो रोहन, कई बार हमने ये भी देखा है कि जब बच्चे रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो एक ही बुक को बार बार पढ़ने की ज़िद करते हैं,
10 बुक्स रखी होंगी एंड एज अ पेरेंट यू वुड ऑब्वियसली वांट टू गिव मैक्सिमम एक्सपोजर टू योर चाइल्ड कि वो ये भी बुक पढ़े, ये भी बुक पढ़े, पर बच्चा एक ही बुक बार बार पढ़े जा रहा है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ऐसा क्यों होता है? डज रेपिटेशन हैव एनी रोल ऑल्सो इन लर्निंग? जब भी आप चीज़ें बच्चे के आगे रिपीट करते हो ना, बच्चे को मज़ा आता है. बच्चे को हर बार रिपीट करने पे कोई ना कोई नई चीज़ सीखता है, ठीक है? जैसे कि कोई नया कलर सीख गया, कोई नई शेप सीख गई, कोई इमेज उसने देखी उसके अंदर जो उसने पहले ऑब्जर्व नहीं करी थी, ठीक है? उसने वो देख लिया. एक नए इमोशंस उसके अंदर देख लिए. आपके नए तरीके से बात, नए कैरेक्टर की वॉइस निकालने का तरीका देख लिया, ठीक है? तो जब जब आप बच्चे के आगे चीज़ें रिपीट करते हो, उसके सेंसेस थोड़े से और स्टिमुलेट होते हैं एक तरीके से, तो उसको मज़ा आता है. इसीलिए रेपिटेशन का भी एक रोल है. Yes. एंड इट्स ओके इफ द चाइल्ड इज इंसिस्टिंग ऑन रीडिंग द सेम बुक ओवर एंड Yes, ओवर अगेन. absolutely. Okay. Any specific book recommendations? Uh, And age-wise also would be helpful. मैं ऑथर्स का नाम रिकमेंड करता हूँ आपको सबसे Okay. पहले तो. Okay. सबसे पहले है एरिक कार्ल Hmm. और दूसरी हैं जूलिया डोनाल्डसन. Okay. इन दोनों की बुक्स बहुत अमेजिंग हैं. जिराफ कांट डांस, स्नेल एंड वेल, हु एम आई करके एक बुक है. इसमें टाइगर और लायन और माउस की कहानी है इस तरीके से. और फ्रॉम हेड टू टो अगेन बाय एरिक कार्ल, अ वेरी हंग्री कैटरपिलर, ब्राउन बेयर व्हाट डू यू सी इज अनदर अमेजिंग बुक बाय एरिक कार्ल. तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप बच्चे को इनिशियली रिकमेंड कर सकते हो. एक और है लिया एंड लुई करके, वो लॉजिकल चीज़ें बच्चों को सिखाती है. जैसे कि मेरे कमरे में खूब सारे एनिमल्स पड़े हैं, उनको हम एक काम करते हैं, कलर वाइज बास्केट में डालते हैं, एंड देन अगेन वो एनिमल्स बाहर आ जाते हैं, और फिर हम डालते हैं ऐसे करके कौन पानी में रहता है, कौन ज़मीन पे रहता है, इस तरीके से. तो लिया एंड लुई करके अलग सीरीज़ है जो आप बच्चे को रिकमेंड कर सकते हो इस एज में. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. So, इसके साथ हम इस सेक्शन को कंक्लूड करेंगे and we will move to the next section of our episode, which is called Raise the Flag segment. ओके. So what I'll do is I will share a few statements with you और आपको बताना है वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, with some supportive comments as well. The biggest issue with screen time isn't the duration, it's the dependency. Yes, it's a green flag. Fathers don't need to make extra effort to bond. सिर्फ प्रेजेंट रहना ही काफ़ी होता है. नो, रेड फ्लैग है मेरे लिए ये. प्रेजेंट रहने के साथ साथ को ऑरा मेंटेन करके रहना होता है. बच्चा नीचे कुछ खेल रहा है, फ़ोन पे लगे हुए हो, उसको मैं प्रेजेंट होना नहीं बोलूँगा. फादर्स का रोल हेल्प करना नहीं, इक्वल पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होना चाहिए. ग्रीन फ्लैग, वेरी बिग ग्रीन फ्लैग. सो को पेरेंटिंग. को पेरेंटिंग. मैं बिजी हूँ जो स्टेटमेंट है आज के टाइम में पेरेंटिंग का सबसे बड़ा बैरियर बन गया है. यस, इट्स अ रेड बैरियर बन गया है ना. बैरियर बन गया है. तो ये गलत है. मैं बिजी हूँ इज नॉट द गुड थिंग ना. हाँ, तो पेरेंटिंग का बैरियर बन गया है एंड यू अग्री विद इट कि हाँ वो पेरेंटिंग का ग्रीन फ्लैग. इट्स अ ग्रीन फ्लैग. अनस्ट्रक्चर्ड प्ले where there are no rules or defined outcomes creates the most learning. ग्रीन फ्लैग, इट मेक्स अ बेबी क्रिएटिव टू नेक्स्ट लेवल. जहाँ आप उसको पोक नहीं कर रहे हो, बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हो, गाइड नहीं कर रहे हो, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बना के देगा बच्चा इसमें से, वो ग्रीन फ्लैग है. ठीक है. अगर बच्चा प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है प्रोडक्ट से, जनरली अगर बच्चा पेंट करता है, कलर करता है, ठीक है, एक पेरेंट एंजॉय करेगा प्रोडक्ट को, लेकिन बच्चा एंजॉय करेगा प्रोसेस को. So unstructured play is a green flag. Is a green flag. If a child is closer to the mother, the father's role naturally becomes less important. No, equally important. It's a red flag. Red flag. So दोनों के साथ बच्चा क्लोज हो सकता है. Yes. छोटे बच्चों को ज़्यादा याद नहीं रहता, इसलिए इन्वॉल्वमेंट इन द अर्ली इयर्स isn't that important. It's a red flag. Again, I said your kid is consuming your energy, frequencies, aura, facial expressions. 20 साल बाद उसको जब वो आपसे रिबेल करेगा, ठीक है, he'll always remember you कि आप अवेलेबल नहीं थे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, आप इरिटेटेड रहते थे, ठीक है, तब आपकी बात कम सुनेगा. लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो, केयरिंग हो,
लविंग तरीके से चीज़ें करते हो, 20 साल बाद जब बच्चा आपका रिबेल करेगा आपके साथ में, तो चांसेस हैं कि आपकी बात सुन ले, ठीक है। आपका नेचर याद रखेगा कि हाँ ये हमेशा अवेलेबल रहे हैं, मेरे से बात करते हैं, मेरे घर में एक इमोशनल सिक्योरिटी 24/7 रही है जहाँ मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, मेरा कोई ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो बच्चा बेहतर तरीके से अपने फादर और मदर को इन्वॉल्व कर सकता है। So all small everyday interactions from childhood are shaping up a child's personality. इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा। जितने ज़्यादा टॉयज होंगे बच्चा उतना ज़्यादा एंगेज रहेगा। रेड फ्लैग, ओके। कम टॉयज रहेंगे, बच्चा थोड़ा बोर होगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग टॉयज को अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो सीखेगा। मेरे पास क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टाइल्स हैं, उसमें हम ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस है, उससे हम एक पेपर लेते हैं, उसको ऐसे खड़ा करते हैं दीवार के ऊपर, अलमीरा के ऊपर, और 4-4 करके चिपकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम उसको जो रियल पर्पस इसके लिए हमने ख़रीदा था वो यूज़ नहीं हो रहा है, उसका हम अलग अलग तरीके से उसके आगे हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं उस मैग्नेटिक टाइल्स को, ठीक है। तो एक ही चीज़ के हम मल्टीपल यूजेस निकालने की कोशिश करते हैं। Before we wrap up today's episode, one important piece of information that I would like to share with our viewers. As per studies, almost 95% of Indian fathers believe that parenting is a shared responsibility. However, when it comes to action, numbers tell a very different story. Only 65% of Indian fathers are able to spend 2 or more hours a day with their children. And जब हम और involved activities को देखते हैं, like reading, that number drops to only 33%. In fact, only 12% of Indian fathers are confident that they will be able to manage their children independently. So, to all the fathers, would-be fathers out there, you really need to pull up your socks. आज के एपिसोड में हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया है दैट फादर्स का रोल इन पेरेंटिंग is not optional, it is mandatory, and it is extremely important for a child's growth. Thank you so much, Rohan, for coming and sharing such interesting insights. इतनी interesting ideas कि हम कैसे बच्चों को engage कर सकते हैं, especially for all the dads out there. Thank you so much. If you found this episode helpful and beneficial, do share it with others. Keep following this series. In the next episode, we will discuss the next aspect of this journey. Till then, take care of yourselves. Keep playing with your kids. Bye-bye. Welcome to the final episode of the Parenting Playbook. Please welcome Ms. Chaya Shah, a very renowned pediatrician. Thank you so much for having me here, Rohani.